288 सैंड जायंट्स। ये हंटर्स की टीम, जिसमें 6 इंसान और एक वुल्फ शामिल था, अनजाने में पहले ही 1 किलोमीटर ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर को पार कर चुके थे। जैसे जैसे वो किनारे से दूर होते जा रहे थे, उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर कर रही थी। आगे बढ़ते हुए जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें किनारा कहीं दिखाई नहीं दिया। उनके चारों तरफ सिर्फ सफेद रेत ही रेत थी, और वही सफेद रेत के कण हवा में भी मंडरा रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, जिससे सब कुछ और भी डरावना और भ्रमिक लग रहा था। लकी ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, मैंने सुना है कि ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में जो महीन रेत के कण होते हैं, वो सामान्य रेत से ज्यादा भारी होते हैं, इसलिए हवा उन्हें उड़ाने में सक्षम नहीं होती। जो सफेद कण हवा में उड़ते दिख रहे हैं और जिन्हें हम रेत समझ रहे हैं, वो असल में मरे हुए लोगों की राख होती है, क्योंकि वो बहुत हल्की होती है और इसलिए हवा में मंडराती रहती है। लकी का ये कहना शायद माहौल को हल्का करने के लिए था, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। जब कृति और अनन्या को ये एहसास हुआ कि जो कण कभी कभी उनके चेहरे को छू जाते हैं, वो सच में मरे हुए लोगों की राख हैं, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उन्हें एक बेचैनी सी महसूस होने लगी। आरव और रुद्र ने गुस्से से लकी की तरफ देखा, जो इतनी अजीब बातें कहकर माहौल को और भी डरावना बना रहा था। जब लकी को समझ आया कि उसका मजाक उल्टा पड़ गया है, तो उसने एक खोखली हंसी के साथ जल्दी से चुप्पी साध ली। लेकिन उसी समय एक सफेद रेत का झोंका अनन्या की ओर बढ़ा। जब उसने सोचा कि ये रेत असल में मरे हुए लोगों की राख हो सकती है, तो उसने बिना सोचे समझे एक तरफ झुककर उससे बचने की कोशिश की, जिससे उसका साइकिक स्पेल का चैनलिंग टूट गया। कुछ ही सेकंड्स में टीम के चारों ओर रेत धमाके के साथ उठने लगे। साफ था कि कुछ भयानक चीजें उनके नीचे से बाहर आ रही थी। रेत की ये लहरें कुछ 100 मीटर तक फैल गईं, उनके चारों ओर घूमते हुए एक भयावह नजारा बना रही थीं। इन उबलती हुई रेत की लहरों से 5 मीटर से भी बड़े विशालकाय क्रीचर्स जमीन से बाहर निकल आए। ये क्रीचर्स पहले देखे गए क्रीचर्स से कहीं ज्यादा बड़े और डरावने थे। उनके हाथों में 3 मीटर लंबे सैंड सैबर्स थे, जो किसी इंसान से लगभग 2 गुना बड़े थे। इन विशालकाय क्रीचर्स को इतने लंबे और घातक सैबर्स के साथ देखकर टीम के मेंबर्स डर से सिहर उठे। आरव की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और उसकी गर्दन पर ठंडे पसीने की बूंदें छलक आईं। उसने घबराहट में अपना थूक निगल लिया और उसकी सांसें थम गईं। उसकी मेंटल स्टेबिलिटी उसके लेवल के मैजिशियंस में आउटस्टैंडिंग मानी जाती थी, लेकिन जब करीब 100 व्हाइट सैंड जायंट्स अचानक धरती से निकलकर खड़े हो गए, तो उसके होश उड़ गए। ऐसा लगा जैसे वो नरक के गहरे अंधेरे में शैतानों से घिरा हुआ हो। अनन्या ने अपनी आंखें बंद की और साइकिक स्पेल के स्टार पैटर्न को पूरा करने पर फोकस किया। उसे समझ में आ गया था कि अगर इस बार उससे कोई चूक हुई, तो पूरी टीम तुरंत खत्म हो जाएगी। उसने अपना पूरा फोकस स्पेल को पूरा करने में लगा दिया, इसमें वो कोई गलती नहीं कर सकती थी। रुद्र और लकी जैसे मूर्तियों में बदल गए थे, उन्होंने अपनी सांसें तक रोक रखी थी। इस बीच कृति, जिसने पहले कभी इतना ज्यादा डर महसूस नहीं किया था, खुद को बचाने के लिए उसने एक स्पेल कास्ट करना शुरू किया। आरव ने बिना समय गवाए उसे जमीन पर धकेल दिया। क्या तुम सबको मरवाना चाहती हो? अपना मैजिक ओरा तुरंत छुपाओ, उसने कृति को डांटते हुए कहा। कृति ने कुछ हद तक अपनी समझ वापस पाई, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, खासकर जब उसने देखा कि व्हाइट सैंड जायंट्स ने उन्हें चारों ओर से ऐसे घेर लिया था जैसे वो एक बंद पिंजरे में कैद हो। कंफर्ट। अनन्या ने बिना टीम को खतरे में डाले सक्सेसफुली साइकिक स्पेल कास्ट किया। उसकी आवाज में ऐसा जादू था, जो न सिर्फ व्हाइट सैंड जायंट्स की एविल प्रेजेंस को कम कर रही थी, बल्कि टीम के सभी मेंबर्स के दिलों में उठे डर को भी शांत कर रही थी। ग्रुप ने राहत की सांस ली। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में उन्हें और भी बड़े व्हाइट सैंड जायंट्स का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इन व्हाइट सैंड जायंट्स से वॉरियर क्लास का ऑरा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन ये साफ था कि वो पहले मिले व्हाइट सैंड डिमंस से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। टीम के चारों ओर के कुछ 100 मीटर का इलाका इन विशालकाय रेत के दैत्यों से भर गया था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो सफेद रेत से बने एक विशाल सैंड कैसल के अंदर फंसे हुए थे। शुक्र है कि 3 मीटर लंबे सैंड सैबर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था। क्रीचर्स से निकलने वाला भयानक ओरा तेजी से गायब हो गई। जैसे ही सैंड जायंट्स शांत हुए, उनके विशाल शरीर अचानक से नर्म रेत में बदल गए और जमीन पर ढेर हो गए। वो सभी वापस बेजान सफेद रेत में मिल गए थे।
विशाल व्हाइट सैंड जायंट्स एक के बाद एक जमीन पर गिरते गए, जिससे आसमान में एक बड़ा धूल का गुबार उड़ गया। ये शानदार नजारा देखकर बीच में खड़े 6 इंसान हैरान रह गए। कुछ ही पल बाद व्हाइट सैंड जायंट्स पूरी तरह से गायब हो गए, फिर भी सबके दिलों की धड़कनें तेजी से चल रही थी। उन्होंने एक दूसरे के पीले पड़ गए चेहरे देखे, और इस बात के बावजूद कि वो एक बड़ी मुसीबत से बच निकले थे, सबने एक साथ राहत की सांस ली। लकी, मैं फिर से तुमसे कोई बकवास नहीं सुनना चाहता, आरव ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। लकी ने भी अपनी गलती को समझ लिया और कसम खाई कि वो अब कभी मूड हल्का करने के ऐसे जोक नहीं मारेगा। अनन्या का चेहरा भी थोड़ा पीला पड़ा हुआ था, उसके गालों पर पसीना बह रहा था। उसने धीरे से कहा, यहाँ के व्हाइट सैंड जायंट्स का वंश ज्यादा शुद्ध है, और वो ज्यादा बुद्धिमान भी है। मुझे कंफर्ट स्पेल को ज्यादा देर तक कास्ट करना पड़ेगा ताकि वो सभी पूरी तरह से शांत हो सके, इसलिए तुम लोग मेरी सुरक्षा करो ताकि मेरा चैनलिंग इंटरप्ट ना हो। ग्रुप ने तुरंत हामी भरी, और लकी ने अपने हाथ अपने मुंह के सामने रख लिए, जैसे वो अपने मुंह को चैन की तरह बंद करना चाहता हो। इस बार उसका कोई इरादा नहीं था वही गलती फिर से दोहराने का। जैसे जैसे ग्रुप आगे बढ़ रहा था, आरव ने महसूस किया कि अनन्या ने साइकिक स्पेल कई बार इस्तेमाल किया था, जो इस बात का संकेत था कि ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर के आसपास छिपे हुए क्रीचर्स ज्यादा शक्तिशाली थे। इससे आरव को चिंता होने लगी कि क्या अनन्या के पास इतनी एनर्जी बची है कि वो इसे जारी रख सके। अनन्या का चेहरा थकान से थोड़ा पीला पड़ गया था। साइकिक स्पेल को लगातार कास्ट करने का असर उस पर दिखने लगा था। ये कहना मुश्किल था कि वो और कितनी देर तक इस दबाव को झेल सकती है। आगे का रास्ता दिखाई दे रहा है? अनन्या ने छुटकी से धीरे से पूछा, जो उसके पीछे बैठी थी। छुटकी ने अपने लैपटॉप पर मैप खोलते हुए थोड़ा सिर हिलाया और कहा, जो रास्ता हमने लिया है वो पूरी तरह से सीधा नहीं है। हमें अभी भी 3 से 4 किलोमीटर और जाना होगा। मुझे डर है कि तब तक मेरी एनर्जी खत्म हो सकती है, अनन्या ने फिक्र करते हुए कहा। तुम कितनी दूर तक जा सकती हो? छुटकी ने तुरंत पूछा। ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर, अनन्या ने जवाब दिया। छुटकी और अनन्या के बीच हो रही बातचीत बाकी टीम मेंबर्स को भी साफ सुनाई दी, और आरव, लकी, रुद्र और कृति के चेहरों पर थोड़े फिक्र भरे एक्सप्रेशंस थे। ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर, ये तो सच में चिंता की बात थी। ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर एक बड़े इलाके फैला हुआ था, जिसमें अनगिनत डिमन बीस्ट छिपे हुए थे। बिना अनन्या के साइकिक स्पेल के, उनका इन अनगिनत व्हाइट सैंड जायंट्स के खिलाफ सर्वाइव कर पाना लगभग नामुमकिन था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि अब पीछे हटने का भी कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि वो जिस किनारे से आए थे वो कम से कम 10 किलोमीटर दूर था। अब उनके पास सिर्फ एक ही चारा था, आगे बढ़ते रहना। CH-289 छुटकी का मास्टरमाइंड प्लान। अनन्या का साइकिक स्पेल सिर्फ 2 किलोमीटर तक ही चल सकता था, लेकिन उन्हें अभी 3 से 4 किलोमीटर और जाना था। इसका मतलब था कि रास्ते के अंत में वो व्हाइट सैंड जायंट से घिर सकते हैं। छुटकी ने चिता में अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। उन्होंने पहले ही सोचा था कि रास्ता सीधा होगा, लेकिन अब सिचुएशन अचानक से बेहद ट्रिकी और खतरनाक हो गई थी। उनका सामना एक ऐसे चैलेंज से था जिसे वो हल्के में नहीं ले सकते थे। अब सवाल ये था कि क्या वो किसी तरह इस खतरे से बचने का रास्ता निकाल पाएंगे। क्या हम बस यहाँ से तेजी से निकल जाएं आखिरी 1 या 2 किलोमीटर के लिए? अगर हम किनारे तक पहुंच गए तो सेफ हो जाएंगे। 1 या 2 किलोमीटर अगर हम फुल स्पीड से दौड़े तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, लकी ने सभी को सजेस्ट करते हुए कहा। आरव ने तुरंत लकी के सिर के पीछे एक थप्पड़ मारा और उसे डांटते हुए कहा, क्या तुम भूल गए हो कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? व्हाइट सैंड जायंट्स एक अभेद्य दीवार की तरह लाइन में खड़े हो जाते हैं। ये एक सैंड के किले जैसा है जिसमें से निकलना नामुमकिन है। ये सच है, रुद्र ने सहमति में सिर हिलाया। हमारा यूं बिना सोचे समझे भागना ठीक नहीं है। हमें एक प्लानिंग करनी चाहिए जिससे हम सुरक्षित बाहर निकल सके। ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में अनगिनत डिमन बीस्ट्स नहीं है, बल्कि ऐसा है कि कुछ किलोमीटर के अंदर ये डिमन बीस्ट्स तेजी से इकट्ठा हो जाते हैं जब कोई उनके इलाके में घुसपैठ करता है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी तरह उन्हें किसी और जगह पर अट्रैक्ट कर सकें, तो हम बिना साइकिक एलिमेंट पेसिफाई स्पेल का इस्तेमाल किए भी कुछ दूरी तय कर सकते हैं, छुटकी ने सभी को समझाया। लेकिन समस्या ये है कि हम उनका ध्यान किस तरह भटकाए। अब मुझसे ये मत कहना कि हम बस कुछ खून से सने अनफेक देंगे जैसे छुटकी ने किया था।
मुझे नहीं लगता कि ये व्हाइट सैंड जायंट्स इतने बेवकूफ होंगे, कृति ने कहा। काफी देर तक डिस्कस करने के बाद ग्रुप ने आखिरकार एक प्लान बनाया। वो टीम में सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान को कुछ दूर भेजेंगे ताकि वो कुछ किलोमीटर के अंदर के सभी व्हाइट सैंड डिमंस को जगाए। फिर जब डिमन बीस्ट्स उस इंसान की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे और जब वो उन्हें अट्रैक्ट करते हुए ग्रुप से काफी दूर ले जाएगा, तब उनका प्लान कामयाब हो सकता है और इतने समय तक अनन्या को अपने स्पेल का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और जब तक वो लोग किनारे पर पहुंचेंगे तब तक वो इंसान भी वापस आकर ग्रुप से मिल जाएगा। हालांकि ये प्लान बेहद जोखिम भरा था। जो इंसान टीम से दूर जाएगा उसके लिए एस्केप करना लगभग नामुमकिन हो सकता है और वो डिमन बीस्ट्स के हाथों एक भयानक मौत मर सकता है। ग्रुप के पास कोई बेहतर प्लान नहीं था। वो लगातार चलते रहे क्योंकि अनन्या की एनर्जी अभी भी खर्च हो रही थी। उन्होंने 1 और किलोमीटर का सफर तय कर लिया। जब तक कोई बेहतर प्लान नहीं मिलता, उन्हें लकी को ये जोखिम उठाने देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक इंसान को चारा बनाकर इसे मुमकिन बनाया जा सकता है। वो बंदा पक्का मर जाएगा। जब हम कुछ किलोमीटर के अंदर के सारे व्हाइट सैंड डिमंस को जगाने वाले हैं, तो बेहतर होगा कि हम उन्हें अलग अलग दिशा में फैला दें। अगर वो सब इकट्ठा हो गए तो हमारे बचने की कोई संभावना नहीं होगी। लेकिन अगर हम उन्हें उलझाने के लिए किसी को तेजी से भेजें, किसी हाई डिफेंस वाले को थोड़ी देर के लिए उन्हें बिजी रखने के लिए, और जो हाई डैमेज दे सकते हैं वो व्हाइट सैंड डिमंस को जल्दी से एलिमिनेट करके रास्ता साफ कर सकें, तो हमारे पास एक मौका हो सकता है। बहन अनन्या का साइकिक स्पेल भी कुछ को रोक सकता है। इस तरह हम उसकी एनर्जी भी बचा सकेंगे, छुटकी ने कहा। जब सबने टीम के दिमाग से ये प्रपोजल सुना तो सबने हामी भरी। किसी एक इंसान की जान को जोखिम में डालने की बजाय उन्होंने सिचुएशन का सामना एकजुट होकर करने का फैसला किया, टीम की पूरी ताकत का इस्तेमाल करके। व्हाइट सैंड डिमंस को अलग अलग करना आसान हो सकता था, लेकिन इसके लिए हर किसी को अपने रोल में पूरी तरह से डटे रहना पड़ता। यहाँ पर कोई भी छोटी सी गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। अगर किसी ने गलती की या कोई मर गया, तो बाकी सभी का भी वही हश्र हो सकता था। हर एक मेंबर को सिर्फ एक लिमिटेड नंबर में व्हाइट सैंड जायंट्स का सामना करना था। सच में, हर मेंबर के हिस्से में आए व्हाइट सैंड जायंट्स की गिनती उनकी अपनी शक्तियों से कहीं ज्यादा थी। फिर भी यही एक प्लान सबसे अच्छा था जो वो सोच सकते थे। जितना ज्यादा वो एक साथ रहते, उतने ज्यादा व्हाइट सैंड जायंट्स वहां दिखाई देते। उनके व्हाइट सैंड सेबर्स इतने शक्तिशाली थे कि उनका बचाव करना मुश्किल हो जाता था, जब तक कि उनमें से हर कोई डिफेंसिव मैजिशियंस ना होता। मैं जा रहा हूँ। टाइमिंग का ध्यान रखना। अगर तुम लोग सही समय पर नहीं पहुंचे, तो जब मैं सारे व्हाइट सैंड जायंट्स को जगा दूंगा, तो तुम लोग सिर्फ मेरी लाश ही पाओगे, लकी ने घबराहट में कहा, अपने माथे का पसीना पोंछते हुए। रुद्र ने मजाक करते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो। अगर ऐसा होता है तो हमें भी तुम्हारी लाश उठाने की हिम्मत नहीं होगी। लकी ने चुपके से रुद्र को बीच की उंगली दिखाई। सब लोग अपने अपने स्पॉट्स पर जाओ। इस एरिया के व्हाइट सैंड जायंट्स अभी शांत हैं, तो तुम लोग आसानी से मूव कर सकते हो। अगर इफेक्ट खत्म हो गया तो बहुत देर हो जाएगी, छुटकी ने उन्हें याद दिलाया। अनन्या टीम के लिए ज्यादा समय जुटाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना हाथ ऊंचा उठाया, और जब उसने इसे नीचे किया, तो ये सिग्नल था कि उसका साइकिक स्पेल का असर खत्म हो चुका था। उस पल, सबको व्हाइट सैंड जायंट्स के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई पर फोकस करना था। टीम को 5 ग्रुप्स में बांट दिया गया था। लकी बाकी के ग्रुप से सबसे दूर था। रुद्र उससे लगभग 500 मीटर की दूरी पर था, जबकि आरव इसके अपोजिट दिशा में था, अनन्या से लगभग 700 मीटर दूर। कृति उस दिशा में खड़ी थी जिस दिशा में पूरी टीम आगे बढ़ने वाली थी, और वो आरव के स्विफ्ट स्टार वुल्फ के साथ थी। अनन्या और छुटकी टीम के बीचों बीच थे। साइकिक एलिमेंट की वजह से अनन्या एक बड़े एरिया में फैले हुए व्हाइट सैंड जायंट्स को रोकने में सक्षम थी। अगर किसी भी टीम के मेंबर को अपनी पोजीशन संभालने में मुश्किल होती, तो वो अनन्या के पास जाकर बच सकते थे, लेकिन ऐसा करने से अनन्या पर और ज्यादा दबाव बढ़ जाता था। मुझे इतनी जल्दी यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर मैंने थोड़ा इंतजार किया होता और मिस्टर हर्षवर्धन से आर्मर ले लिया होता, तो इन व्हाइट सैंड जायंट्स से लड़ना बहुत आसान हो जाता, आरव ने चलते हुए कहा। सैकड़ों मीटर तक सिर्फ सफेद रेत ही फैली हुई थी। ये साफ और खूबसूरत दिख रही थी,
लेकिन जब उसने सोचा कि जमीन के नीचे कितनी लाशें दबी हुई हैं और किसी भी क्षण व्हाइट सैंड जायंट्स वहां आ सकते हैं और बिना किसी झिझक के हमला कर सकते हैं, तो उसकी रूह कांप उठी। आरव ने दूरी पर खड़े लकी की तरफ देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी अपराधी को फांसी के मैदान में खड़ा कर दिया गया हो, जो अपनी मौत का इंतजार कर रहा हो, और वो इस टेंशन में था कि कब उसकी जान जाने वाली है। आखिरकार उन्होंने सिर्फ एक प्लान बनाया था, लेकिन उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि वो इसमें सफल हो पाएंगे या नहीं। सभी की निगाहें धीरे धीरे अनन्या की ओर मुड़ गईं, जो सेंटर में खड़ी थी। जैसे ही अनन्या ने अपना हाथ नीचे किया, सभी के दिलों में एक सिहरन सी दौड़ गई। उनकी सांसें धीमी हो गईं और पैरों में हल्की झंझनाहट महसूस हुई, लेकिन ये सिर्फ हवा में उड़ती रेत का स्पर्श था। सूरज क्षितिज पर लटका हुआ था, उसकी शांत किरणें धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही थी। इस बीच अनन्या का पीला और दुबला दाहिना हाथ उसकी बगल में गिरा, जैसे उसने अब उस पर कोई कंट्रोल नहीं रखा हो। जैसे किसी प्रकाश की देवी ने इस नश्वर दुनिया को छोड़ दिया हो, इसे बुराई और विनाश के हवाले कर दिया हो। कोई नहीं जानता था कि अब आगे क्या होने वाला है।